क्या होता अगर हमारे पास किताबें ना होती? सोचिए ज़रा। ना अखबार होता, ना स्कूल की टेक्स्ट बुक्स, ना कहानियों की दुनिया और ना ही ज्ञान को फैलाने का कोई ज़रिया। शायद हम आज भी अंधेरे में जी रहे होते। दोस्तों, मैं हूँ मुस्कान, आपकी मेंटोर, और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर के बारे में, जो कि क्लास 10th का हिस्ट्री का 5th चैप्टर है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम एक ऐसी क्रांति के बारे में जानने जा रहे हैं जिसने दुनिया को सोचना, लिखना और बोलना सिखाया। तो स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि प्रिंट कल्चर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे और फिर उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रिंट कल्चर का मतलब है किताबों, अखबारों, पैम्पलेट्स और मैगजीन्स के थ्रू जानकारी और विचारों को फैलाना। प्रिंटिंग ने ज्ञान को सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आम इंसान तक पहुंचाया भी है। तो ये कहानी है एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, बल्कि ये एक मशीन्स की कहानी से ज़्यादा। इट्स अबाउट हाउ द मास प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आवर रिलेशनशिप विद इंफॉर्मेशन, पावर एंड ईच अदर। और ये एक चेन रिएक्शन है जो ईस्ट एशिया से स्टार्ट हुई थी, यूरोप से, और आज पूरी दुनिया भर में फैल चुकी है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो आज हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है। एक्चुअली मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही आप लोगों के साथ कवर करूँगी, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ना कि हम पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अब बोर्ड्स आने वाले हैं। आपको भी पता है, सबको पता है कि अब बोर्ड्स आने वाले हैं। ठीक है, तो अब बोर्ड्स में हम पूरा चैप्टर पढ़ने तो नहीं बैठेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, जिससे कि हमारा चैप्टर भी जल्दी ख़त्म हो जाए और हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाए आराम से, और एग्जाम्स में कोई दिक्कत भी ना आए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ प्रिंटिंग ईस्ट एशिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है चाइना से, फ्रॉम AD 594 से। द अर्लीस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी was a system of hand printing. Books were made by rubbing paper against inked wood blocks. तो सबसे पहली प्रिंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो हैंड प्रिंटिंग की थी, वो स्टार्ट हुई थी चाइना से, और बुक्स बनाई जाती थी रबिंग पेपर से, और साथ में इंक्ड वुड ब्लॉक से उस पर प्रिंटिंग किया जाता था। ठीक है, अब इसके अर्ली यूजेस क्या क्या थे। अब जो प्रिंट था, ठीक है, वो मास पीपल के लिए नहीं था, वो सारे लोगों के लिए नहीं था। ठीक है, इट ओनली सर्व्ड स्कॉलर ऑफिशियल्स। वो सिर्फ स्कॉलर ऑफिशियल्स लोग ही यूज़ करते थे उस टाइम पे। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लो, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हो गए, ठीक है, उनके टेक्स्ट बुक्स के लिए हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ट्रेड इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए उन्होंने भी इसका यूज़ करना स्टार्ट किया था बाद में। एंड वेल्दी एलाइट हो गए, जो रिच वुमेन्स थी, ठीक है, वो अपनी पोइट्री, प्लेस प्रिंट करवाती थी बुक्स में। तो इसके अर्ली यूजेस थे ये। फिर उसके बाद बात आती है जापान की। तो फ्रॉम AD 768 टू 770, अब कुछ बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हैंड प्रिंटिंग चाइना से। ठीक है, और द ओल्डेस्ट नोन जापानीज बुक, द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। अब ये जो थी बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, ये सबसे ओल्डेस्ट जापानीज बुक थी। ठीक है, कब से थी ये? AD 868 से। ओके, फीचर्ड 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलस्ट्रेशंस, और इसमें 6 शीट्स थी टेक्स्ट की, और साथ में वुड कट इलस्ट्रेशंस भी थे। ठीक है, आप ये पिक्चर में देख सकते हो, साइड में है इसमें। अब उसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट आता है, द कैटलिस्ट गुटेनबर्ग्स मैकेनिकल रिवॉल्यूशन, जहाँ से प्रिंटिंग का रेवोल्यूशन शुरू हुआ, इसे वो युग माना जाता है। गुटेनबर्ग का युग प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का युग माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गुटेनबर्ग ने एक ऐसी प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया था जिससे कि प्रिंटिंग पिछले तरीकों से काफ़ी हद तक और आगे बढ़ चुकी थी। मतलब कि काफ़ी हद तक और भी ज़्यादा उसमें सुधार देखने को आया था। जहां हम पिछले कुछ सालों तक सिर्फ कुछ ही बुक्स छाप रहे थे, तब गुटेनबर्ग के इन्वेंशन के बाद अब वो काम और भी तेज़ी से और भी सटीक तरीके से होने लग गया। ठीक है, तो अब जो है बुक्स का रेट जो है चीपर हो गया इन कंपैरिजन टू प्रीवियस। अब जैसे पहले के टाइम पे बुक्स की जो थी डिमांड ज़्यादा थी, और उसको सिर्फ स्कॉलर लोग और रिच पीपल ही यूज़ कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब जब इन्वेंशन हुआ, गुटेनबर्ग ने इन्वेंट किया प्रिंटिंग मशीन का, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि डिमांड तो चलो ज़्यादा थी ही, लेकिन सप्लाई भी
हो गई स्टार्ट साथ में, तो सप्लाई भी कुछ हद तक बढ़ गई थी। जो जॉन गुटेनबर्ग थे वो थे जर्मनी के, ठीक है। उन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस 1430 में इन्वेंट की थी, ठीक है। और उस इन्वेंशन के बाद जो फर्स्ट बुक उसमें से प्रिंट की गई थी मशीन से वो थी बाइबल, जिसकी 180 कॉपीज़ बनाई गई थी 3 इयर्स में। अब आप कहोगे 180 कॉपीज़ सिर्फ 3 इयर्स में, मतलब 3 साल में सिर्फ 180 कॉपीज़, ऐसा कैसे हो सकता है इतनी कम? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे 180 कॉपीज़ ये जो नंबर था ये बहुत ज़्यादा था। अब तो हालांकि अब तो टाइम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। जो यूरोप था तो यूरोप में बुक्स की डिमांड रैपिडली इंक्रीज होती जा रही थी, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स स्लो एंड एक्सपेंसिव कुड नॉट कीप अप। अब जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी जो हाथ से लिखी जा रही थी, ठीक है, स्क्राइब्स के द्वारा, तो उसका जो प्रोडक्शन था वो बहुत स्लो था, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता था उनकी कॉपीज बनाने में, तो इसीलिए उसका जो प्रोसेस था वो स्लो था और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी था। अब जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी वो मार्को पोलो लेकर आए थे चाइना से, ठीक है। अब आप कहोगे मार्को पोलो कौन थे? तो मार्को पोलो इटली के फेमस एक्सप्लोरर थे। उन्होंने हैंड प्रिंटिंग टेक्निक्स लर्न की थी चाइना से और फिर उसके बाद 1295 में वो रिटर्न हो गए थे इटली के लिए। वो वहाँ से हैंड प्रिंटिंग और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक जो है सीख कर आए थे वापस। तो उन्होंने ही, मार्को पोलो ने ही इंट्रोड्यूस किया था। अब तो मैंने आपको ये बता दिया कि इनोवेशन जो है 1430 में हुआ था, गुटेनबर्ग ने किया था फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस का, जो कि मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस थी। और ये भी आपको बता दिया कि फर्स्ट बुक जो थी 180 कॉपीज़ बनी थी 3 इयर्स में, जो कि कौन सी थी? बाइबल थी। मैं आपको फिर से बता देना चाहती हूँ कि हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट और काम की चीज़ें ही कवर करेंगे, ना कि पूरा चैप्टर, क्योंकि बोर्ड्स एग्ज़ाम पास में है। तो अब हम पूरा चैप्टर करने बैठेंगे तो ये बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। तो स्मार्ट अप्रोच से अगर पढ़ा जाए तो हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करके ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि अब आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने बैठोगे, आपको अपना टाइम यूटिलाइज़ करना है। यूटिलाइज़ कैसे करना है वो अब आप खुद सोचोगे कि आपको पूरा चैप्टर दोबारा से रीड करना है स्टार्टिंग से, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो, या फिर आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट कवर करेंगे। और समझदारी इसी में है कि पेपर के कुछ महीने पहले आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही कवर करें, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ला पाएँ। चलो बैक टू द पॉइंट। द फायर स्प्रेड्स एन एक्सप्लोजन ऑफ प्रेसेस अक्रॉस यूरोप। अब जो हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग तक का सफ़र है, शिफ्ट है, उसकी वजह से प्रिंटिंग रेवोल्यूशन में काफ़ी सारे चेंजेस आए, बहुत ही ज़्यादा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, फ्रॉम 1 to over 200, मतलब कितनी बड़ी मात्रा में चेंजेस आना शुरू हुए थे। तो प्रिंटिंग प्रेसेस जो थी, ठीक है, अब वो मोस्ट कंट्रीज़ ऑफ यूरोप में एस्टेब्लिश की जा रही थी बिटवीन 1450 एंड 1550। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं इस मैप को, इससे आपको और ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझ में आएगा। अ न्यू रीडिंग पब्लिक एमर्जेस। अब देखो, मैंने आपको ये बताया था पुराने समय में जब नई नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई थी हमारे पास, तो वो सिर्फ रिच लोगों तक, स्कॉलर्स तक, ठीक है, और एलाइट लोगों तक ही सीमित थी, क्योंकि एक्सपेंसिव होती थी। और दूसरी बात, सिर्फ रिच लोग ही जो थे, स्कॉलर्स लोग थे, वही लोग लिटरेट थे उस टाइम पे। जो पुअर लोग थे, ठीक है, वो इलिटरेट थे, उनको पढ़ना नहीं आता था। और साथ में वो पुअर भी थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बुक्स को खरीद सकें। ये दो चीज़ें जो थी वो मेन थी, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रिंट टेक्नोलॉजी से जो बुक्स आई थी वो सिर्फ स्कॉलर्स लोग और मर्चेंट्स तक और एलिट लोगों तक ही सीमित थी बस। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जब मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस आई, ठीक है, तो उसके आने से अब जैसे जैसे चीज़ें और एडवांस होती चली गई, तो अब लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि कैसे हम इलिटरेट लोगों तक भी पहुंच सकते हैं बुक्स के द्वारा, कि उनको तो पढ़ना नहीं आता, ठीक है, लेकिन कैसे हम इसको और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं जिससे कि वो लोग भी आराम से पढ़ सकें। तो क्या हुआ कि अब बुक्स में पिक्चर्स भी छपनी शुरू हो गई थी इस टाइम पे। अब जो ज़्यादा फोकस दिया जा रहा था वो पिक्चर्स छापने पर भी दिया जा रहा था रादर देन टेक्स्ट,
ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट जो थे वो इलिटरेट लोग नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि एजुकेशन नहीं थी। ठीक है, उनके पास एजुकेशन नहीं थी, लेकिन बाय पिक्चर्स वो देख करके समझ पा रहे थे चीज़ों को। ठीक है, और अब पहले के मुकाबले बुक्स का जो रेट था वो चीप हो गया था। अब जो पहले के मुकाबले है जो बुक्स का रेट था वो कम हो गया था, इसीलिए इसकी जो रीच थी वो बहुत ही ज़्यादा लोगों तक हो पा रही थी। किस वजह से? कि अब उसमें पिक्चर्स का यूज़ ज़्यादा होने लग गया था, और दूसरी बात उसके जो रेट थे वो गिर गए थे। अब इसको हर कोई अफोर्ड कर सकता था, फिर चाहे वो स्कॉलर हो या फिर वो पुअर पीपल हो, फिर चाहे वो लिटरेट हो या फिर वो इलिटरेट हो। द इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ बुक्स में काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन आया, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया गया बुक्स के प्राइसेस। ठीक है, और जो मार्केट थे सडनली प्रिंटेड मटेरियल से फ्लडेड हो गए थे, भर गए थे, रीचिंग एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप। मतलब रीडर्स इतने सारे हो गए थे। अब फ्रॉम हियरिंग टू रीडिंग, अब देखो लोगों को शिफ्ट कैसे आया, लोगों में शिफ्ट कैसे आया कि पहले जब लोग इलिटरेट थे तो एक ही बंदा बीच में खड़े होकर उनको सुनाता था, पढ़ के बताता था, जिससे वो लोग समझते थे। ठीक है, लेकिन अब जब टेक्स्ट की बजाय पिक्चर्स छपनी शुरू हो गई थी, प्रिंट होनी शुरू हो गई थी, तो अब लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आने लग गया था। ठीक है, कॉमन पीपल भी उसको पढ़ सकते थे। और अब जो दौर स्टार्ट हुआ वो हियरिंग से रीडिंग तक का दौर स्टार्ट हुआ कि लोग अब पढ़ने भी शुरू हो गए थे रादर देन हियरिंग। अब जो लोग पढ़ नहीं पाते थे, ठीक है, प्रिंटर्स ने उनके लिए पॉपुलर बैलाड्स, फोक टेल्स, ये सब भी छापने शुरू किए इलस्ट्रेटेड पिक्चर्स के साथ, जिससे वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से लोगों के माइंड तक पहुंच पाए, जिससे वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से लोग समझ पाएँ। जिनको नहीं पढ़ना आता वो। प्रिंट फैंस द फ्लेम्स ऑफ रिलीजियस रिफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो प्रिंट के आने से काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज हो चुकी थी। ठीक है, रीडरशिप बढ़ रही थी। ठीक है, और अब एक न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट स्टार्ट हो गया था। प्रिंट ने एक न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर अपने आइडियाज़ अब हर कोई फ्री तरीके से सर्कुलेट कर सकता था, डिबेट कर सकता था और चैलेंज कर सकता था किसी को भी। अब ये जो है द फियर ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि अब ये सबके द्वारा वेलकम नहीं किया गया था। ठीक है, कई लोगों को ये डर था कि इसके ज़्यादा यूज़ से हमारे कंट्री में रिबेलियस और इरिलीजियस थॉट्स पैदा होंगे। तो अब हम जानेंगे केस स्टडी। अब मार्टिन लूथर एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे। 1517 में मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस नाम की एक बुक लिखी थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया था रोमन कैथोलिक चर्च को, रोमन कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। अब उसकी जो प्रिंटेड कॉपी थी वो बहुत ही रैपिडली स्प्रेड हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा रैपिडली स्प्रेड होती जा रही थी। ठीक है, जिससे कि अब जो लोग थे वो दो हिस्सों में बट गए थे। एक जो थे चर्च वाले लोग थे, दूसरे थे प्रोटेस्टेंट। ठीक है, दो हिस्सों में बट गए थे और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो गई थी लोगों के बीच में, जिससे कि लोगों ने समझना शुरू किया। ठीक है, और रोमन कैथोलिक चर्च के प्रति जो है, जिससे कि लोगों ने सही गलत में फ़र्क समझना शुरू कर दिया था। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है द पावर ऑफ डिसेंट एंड द प्राइस ऑफ हेरेसी। अब एक केस आता है मिनोकियो का। ठीक है, 16th सेंचुरी में एक इटालियन मिलर होते हैं, नाम था उनका मिनोकियो, जो अपने ही लोकेलिटी में अवेलेबल बुक्स को पढ़ते थे और पढ़ने के बाद उन्होंने बाइबल के मैसेज को री इंटरप्रेटेड कर दिया था। री इंटरप्रेट करना मतलब कि रिलीजियस जो थॉट्स हैं जो कि बुक्स में लिखे गए हैं उसका कुछ और ही मीनिंग निकालना, री इंटरप्रेट कर देना। तो इससे जो थी काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस रिबेलियन पैदा हुआ था लोगों के बीच में। ठीक है, तो अब इससे पहले तक जो थी ना वो सेंसरशिप नहीं थी कि आप क्या लिख रहे हो, क्या छप रहा है, क्या लोग पढ़ रहे हैं, उसमें कोई भी सेंसरशिप नहीं थी। लेकिन अब इसके बाद से रोमन चर्च ने एक इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स लगा दिया 1558 से, कि अब जो है जो भी ऐसी बुक्स लिखेगा, ठीक है, उस पर सेंसर हो जाएगा और जो भी ऐसे आइडियाज़ शेयर करना चाहेगा उस पर सेंसर हो जाएगा। मतलब कि अब जो बुक्स प्रिंट की जाएंगी और पब्लिश की जाएंगी वो आफ्टर सेंसरशिप नहीं रिलीज हो पाएंगी, अगर उसमें कुछ ऐसा रिलीजियस थॉट या किसी के अगेंस्ट पाया जाता है तो।
अब एक थॉट है जो कि लुइस सेबेस्टियन मर्सियर द्वारा 18th सेंचुरी में फ्रांस में दिया गया था। ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। इसका मीनिंग क्या है कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो मोस्ट पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का, और जो पब्लिक ओपिनियन है वो फोर्स है जो कि डेस्पोटिज्म मतलब कि मोनार्की को हटा के फेंक देगा। कापो, ट्रेम्बल करो। हाउ प्रिंट फोर्ज अ रेवोल्यूशन इन फ्रांस। अब फ्रांस में प्रिंट ने कैसे एक रेवोल्यूशन फोर्ज किया, ठीक है। स्प्रेड एनलाइटनमेंट आइडियाज। अब जो थिंकर्स थे लाइक वोल्टायर, रोशो, ठीक है, ये वाइडली पढ़े जा रहे थे और लोगों को नया लेंस दे रहे थे वर्ल्ड को देखने का, ठीक है, उनको क्वेश्चन करने का, क्रिटिकल थिंकिंग देने का और रेशनल बनने का। और जो प्रिंट है उसने एक पब्लिक डिबेट भी क्रिएट किया लोगों के बीच में, जिसमें आइडियाज हम शेयर कर सकते थे, डिबेट कर सकते थे। और उसके बाद आता है मॉक्ड अथॉरिटी। फिर उसके बाद आता है द क्रुशियल नुआंस। अब देखो, प्रिंट जो है लोगों के माइंड्स को डायरेक्टली शेप नहीं करता, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी जरूर ओपन अप करता है लोगों के लिए जिसमें वो डिफरेंटली थिंक कर सकें, सोच सकें। अ वर्ल्ड ऑफ रीडर्स, द 19th सेंचुरी ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आया था 19th सेंचुरी में रीडर्स के लिए, अब देखो क्या हुआ था इसमें जो रीडर्स थे वो नई ऑडियंस थी। मास लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गई थी न्यू रीडर्स में। अब इसमें कौन कौन शामिल थे? चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स ऑल्सो। तो अब प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो कंपलसरी कर दी गई थी बच्चों के लिए। एक चिल्ड्रंस प्रेस एस्टेब्लिश किया गया था 1857 में फ्रांस में। किसके द्वारा? द ग्रिम ब्रदर्स के द्वारा, ठीक है, जिन्होंने बच्चों के लिए फोक टेल्स बनाना स्टार्ट किया, छापना। साइड में पिक्चर्स दी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब वुमेन्स जो कि रीडर्स भी थी और राइटर भी थी, ठीक है, मैगजीन्स उनके द्वारा पब्लिश की जाती थी। टॉपिक्स कैसे होते थे? जैसे कि हाउसकीपिंग हो गया, प्रॉपर बिहेवियर हो गया, इन सब टॉपिक्स पे। अब जो वर्कर्स थे इस टाइम पे लाइब्रेरीज भी आने लग गई, ठीक है, जिसमें कि हम किताबों को बोरो कर सकते थे, ले सकते थे। और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? वाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिसंस एंड द लोअर मिडिल क्लास ऑल्सो। फर्दर इनोवेशंस क्या हुई थी? अब जो टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू इवॉल्व विद द डिमांड। अब डिमांड के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बढ़ने लगी थी। रिचर्ड एम हो perfected the power driven cylindrical press essential for printing newspapers। अब न्यूज़पेपर्स को छापने के लिए भी पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस का इस्तेमाल किया जाने लग गया था, इन्वेंट हुआ था, उसको और परफेक्टली बनाया गया था। किसके द्वारा? रिचर्ड एम हो के द्वारा। और जो ऑफसेट प्रेस था वो डेवलप किया गया था, जो कि कैपेबल था 6 कलर्स एट अ टाइम बनाने में, प्रिंट करने में। अब इसके बाद जो मेन बात आती है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है द प्रेस अराइव्स इन इंडिया। कि जो प्रेस था वो इंडिया में कैसे अराइव हुआ, कैसे आया, ठीक है। अब बिफोर प्रिंट से पहले क्या था? इंडिया जो है वो एक, इंडिया हैड अ रिच ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो इंडिया में पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब कि हस्तलिपि जिसे हम कहते हैं, जो कि पाम लीव्स पर लिखी जाती थी। तो ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी, लाइक संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, और इसको पाम लीव्स पर लिखा जाता था, जिससे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी, फ्रेजाइल होती थी और वाइडली एक्सेसिबल नहीं होती थी। अराइवल कैसे हुआ है? एक प्रिंटिंग प्रेस, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस गोवा में आया मिड 16th सेंचुरी में। और कौन लेकर आया? पोर्टुगीज मिशनरीज लेकर आए थे। कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक। अब एक फर्स्ट तमिल बुक 1579 में और फर्स्ट मलयालम बुक 1730 में प्रिंट की गई थी कैथोलिक प्रीस्ट के द्वारा। द इंग्लिश प्रेस ग्रू लेटर द बंगाल गैजेट। अब बंगाल गैजेट नाम से जेम्स ऑगस्टस हिकी ने एक न्यूज़पेपर चलाना स्टार्ट किया, फ्यूलिंग न्यू डिबेट्स एंड फोर्जिंग न्यू आइडेंटिटीज, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में जो प्रिंट है वो पब्लिक डिबेट और रिलीजियस इश्यूज पे मतलब ज़्यादा फैलने लग गया, ठीक है। अब रिफॉर्मर्स ने और हिंदू ऑर्थोडॉक्सीज ने क्या किया कि इसमें प्रिंट के माध्यम से वो लोग जो है रिलीजियस इश्यूज और पब्लिक डिबेट्स पे मतलब छापने लग गए। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो विडो इमोलिशन का, और मोनोथीज्म का और आइडोलेट्री का। विडो मतलब सती प्रथा के लिए छापने लग गए। अब कुछ की पब्लिकेशंस हैं, जैसे राम मोहन रॉय की संवाद कौमुदी 1821 में, जिन्होंने आर्ग्यू किया था रिफॉर्म के लिए। फिर उसके बाद द दियोबंद सेमिनरी
फाउंडेड 1861, जिसने थाउजेंड्स ऑफ फतवास जारी किए थे मुस्लिम रीडर्स के लिए एवरीडे लाइफ के लिए। और क्रिएटिंग अ नेशन अब जो है वाइड सर्कल तक लोगों तक जो है वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पहुंच चुका था। प्रिंट तो जो था, तो प्रिंट ने लोगों के बीच में डिस्कशंस अमंग डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में इनकरेज करना स्टार्ट कर दिया था। अब जो न्यूज़पेपर थे वो पैन इंडिया बन गए थे, मतलब कि अब हर एक भाषा में और हर एक जगह न्यूज़पेपर जो थे वो अवेलेबल थे। अब देखो, लोगों के बीच में जर्नल्स पढ़ने के लिए जो उत्सुकता थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही थी। अब एक बैकलैश क्या था कि कंजर्वेटिव हिंदूज जो थे वो बिलीव करते थे कि अगर लड़की पढ़ जाएगी तो मतलब वो हमारे तौर तरीकों को नहीं मानेगी, बात सीधी सी है। फिर मुस्लिम्स को ये फियर था कि अगर वुमेन को पढ़ा दिया जाएगा तो वो करप्ट हो जाएंगे, लाइक उर्दू रोमांस की बुक्स आती थी तो वो करप्ट हो जाएंगी इसको पढ़ने से। मतलब करप्ट मीन्स कि वो पवित्र नहीं रहेंगी इसको पढ़ने के बाद, तो उनका मानना ये था। और उनको चाहिए था कि वुमेन्स ना पढ़ें, कि हमारे पुराने तौर तरीक़ों से जैसे वुमेन्स चली आ रही हैं वैसे ही अभी भी रहें। उनका पढ़ना उस टाइम पे ज़रूरी नहीं माना गया था, ना उन्होंने पढ़ने दिया था। ये एक बैकलैश था, ठीक है। अब जो है धीरे धीरे जो बुक्स हैं, जो प्रिंट मीडिया है, वो वुमेन्स तक और इलिटरेट लोगों तक भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही थी। वुमेन इसको लीजर टाइम में रीड किया करती थी। मार्केट्स में बुक्स चीप रेट्स पे अवेलेबल थी, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप कर दी गई थी सिटीज़ और टाउन्स में। और प्रिंट वॉज यूज टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और एक बुक लिखी गई थी काशी बाबास छोटे और बड़े का सवाल 1938 में, जिसने एक्सपोज किया था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और क्लास एक्सप्लॉयटेशन को लेकर के, जाति भेदभाव और क्लास एक्सप्लॉयटेशन को लेकर के एक्सपोज किया था लिंक्स को। नेक्स्ट आता है प्रिंट, प्रोपेगेंडा एंड द फाइट फॉर फ्रीडम। अब इनको तो आप सब जानते ही होंगे। अब 1857 के रिवोल्ट के बाद, आई होप कि आप लोग जानते होंगे कि 1857 का रिवोल्ट क्या हुआ था, मंगल पांडे से रिलेटेड है, आप जानते होंगे। और अगर कोई नहीं जानता है तो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगी, बस आप कमेंट में यस लिख देना तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों को इस पर वीडियोस चाहिए। अब जो ब्रिटिश का एटीट्यूड था प्रेस के प्रति, प्रेस की फ्रीडम को लेकर, वो ड्रामेटिकली काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ था। तो अब इसके बाद क्या आया था, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। और ये किस पे मॉडल था, आयरिश प्रेस लॉज पे मॉडल था। और इस एक्ट ने गवर्नमेंट को एक्सटेंसिव राइट्स दिए थे कि रिपोर्ट्स और एडिटोरियल्स जो थे वर्नाकुलर प्रेस में, उसको आप सेंसर कर सकते हो। जो भी मतलब उसके अगेंस्ट लिखे या फिर किसी रिलीजियस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो या रिबेलियस हो तो उस पर सेंसर हो सके। अब सेंसरशिप के बाद भी नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे थे इंडिया में। और इंडिया में जो प्रिंटिंग थी वो 19th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा फैली थी। अखबारों और किताबों ने फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट किया था, लोगों में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म जगाया था और सामाजिक बुराइयों जैसे कि सती, कास्ट सिस्टम पर सवाल उठाए थे। हिंदू, उर्दू, बंगाली जैसे भाषाओं में अखबार छपने लगे थे, जिससे आम लोग भी जानकारी से जुड़ गए थे, ठीक है। और एक केस स्टडी है बाल गंगाधर तिलक की। 1907 में उन्होंने अपने न्यूज़पेपर केसरी में डिपोर्टेड रेवोल्यूशनरीज के बारे में कुछ लिखा था। तो बाल गंगाधर तिलक जी को इम्प्रिजनमेंट हो गई थी 1908 में, जिससे कि नेशनलिस्ट मूवमेंट गैल्वेनाइज्ड हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रिंट कल्चर से डर लगने लगा था, इसीलिए उन्होंने सेंसरशिप लॉज लगाए थे, पर फिर भी लोगों ने लिखना और सच बोलना बंद नहीं किया। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रिंट कल्चर ने दुनिया को बदलने का काम किया है। आज का इंटरनेट और सोशल मीडिया भी प्रिंटिंग प्रेस का ही मॉडर्न फॉर्म है, इसीलिए प्रिंट कल्चर सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि एक क्रांति भी है। थैंक यू।